नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, टाइम जोन। इस टॉपिक में मेनली हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट आपके और एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है, अभी तक जितनी भी क्लासेस पीईटी 2022 के लिए ली गई हैं, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सामने ये सभी जो कंटेंट आपके लिखे गए हैं और सभी करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक का लगभग 9 महीने का। और यूपी स्पेशल का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। जीके, जीएस और जीए का जो आपका पीडीएफ सिलेबस है उसको दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदी का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्वेटर क्या होता है? तो 0 डिग्री आपका जो अक्षांश होता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इस इक्वेटर से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो दिए गए स्थान होते हैं उनके बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला ग्लोब देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री अक्षांश को ही हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस भूमध्य रेखा से जो उत्तर की तरफ खींची गई कोणीय दूरी है, इनके बीच का जो दूरी होती है इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? अक्षांश बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अक्षांश, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, यानी कि ये पृथ्वी का मान लीजिए केंद्र है, तो इसको यहाँ से विषुवत रेखा को आप आधार मान लीजिए, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं, तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर जो है खींचे गए क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रति 1 डिग्री की अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि आप याद रखिएगा, प्रति 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी आपकी होती है यह कितने के बराबर होती है? तो यह जो है आपकी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक बृहद वृत्त होता है? ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो इसमें से भूमध्य रेखा को हम ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? यह जो आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को ही आपका भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह भी एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आप याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्रमशः हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर यह रेखा खींची जाती है। तो यह जो आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है, लैटिट्यूड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो यह जो इक्वेटर है पृथ्वी को
जो है दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके ऊपरी वाले हिस्से को यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से को इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके साउथ वाले पार्ट को यानी कि दक्षिणी हिस्से को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश आपका इक्वेटर हो गया, इंपॉर्टेंट है। और इसके उत्तर की तरफ जो रेखाएं हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसके उत्तर की तरफ रेखा और इसके जो दक्षिण की तरफ रेखा खींची गई है और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। यह भी आपका एक प्रकार का काल्पनिक रेखा ही होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो मैंने आपको अभी बताया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, आप इसको और इक्वेटर भी कह सकते हैं, या पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तथा भूमध्य रेखा आपकी कितनी होती है, 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड होता है, इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के नाम से जानते हैं। तो आपका जो देशांतर होता है यह 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन जो आपका होता है, जो प्रधान यामोत्तर रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर होती है, यहीं से यह रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री जो आपका देशांतर होता है, जो प्राइम मेरिडियन होता है, और ये इसी के पूर्व और पश्चिम की तरफ जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं देशांतर के नाम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइम मेरिडियन जो होता है इसके पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ स्थानों की जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका अक्षांश होता है वह कहाँ से, अक्षांश की जो रेखा कहाँ से खींची जाती है, तो आपके इक्वेटर से खींची जाती है। इक्वेटर के उत्तर की तरफ और इक्वेटर के दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, उसको हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। तो इक्वेटर से आपकी अक्षांश की रेखाएं खींची जाती हैं, और आपका जो प्राइम मेरिडियन होता है, जो आपका प्रधान यामोत्तर रेखा होती है, उसके पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ स्थानों की कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देशांतर रेखाओं को जो है हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखाओं को हम यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। और प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक जो देशांतर रेखा है यह आपकी एक अर्धवृत्त होती है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। आप याद देखिएगा देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी, और ध्रुव की तरफ जाने पर ये कम होती जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर यह जो डिफरेंस है रेखाओं का, यह बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है। यहाँ पे आपके जो देशांतर रेखाएं हैं आपस में मिल गई हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे देखा गया कि ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाती हैं ये देशांतर रेखाएं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह जो देशांतर रेखाएं हैं प्राइम मेरिडियन के पूर्व और पश्चिम की तरफ की जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दो ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तो देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है कितना समय का अंतराल होता है, तो लगभग 4 मिनट का जो समय का अंतराल है यह देखने को मिलता है एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के बीच। तो आप इसे याद देखिएगा कितने मिनट का, तो 4 मिनट का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, ये एडिशनल फैक्ट आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है क्या कहलाती है।
और वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की अवधि समान होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर जो है ना सदैव दिन और रात की जो अवधि है समान देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं हमेशा सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य की जो किरणें होती हैं पूरे वर्ष यहाँ पर एकदम लंबवत पड़ती हैं, जिससे जो है भूमध्य रेखा पर जो तापमान है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा के समीप जितने भी देश होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी देखने को मिलती है। इसके बाद दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। यहाँ पे 111 किलोमीटर होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई थी अक्षांशों के बारे में वहाँ पे मैंने बताया था। और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? आपके कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो आपके कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुल अक्षांश आपके 180 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 180 हो जाएंगे आपके कुल अक्षांश। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल देशांतर आपके कितने हैं? कुल देशांतर आपके कितने हैं? तो देशांतरों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 360 आपके देशांतर हो जाएंगे। पृथ्वी की जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी देशांतर रेखा कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यह किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, तो यह आपका ग्रीनविच से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जिसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री जो देशांतर है इसी को हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं। तो 0 डिग्री आपका जो देशांतर है जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीनविच से। और ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से यहाँ पे बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर से संबंधित आपकी है ग्रीनविच रेखा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना हो जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव का आपका अक्षांश हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 डिग्री। और मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश जो आपका होता है ना, उसी को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो मकर रेखा जो है इनमें से किस देश से नहीं होकर गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है। मकर रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से आपकी दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली से गुजरती है, लेकिन फिलीपींस जो है आपकी मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिलीपींस से जो है आपकी मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा को हम क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री, आप याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश होता है उसी को हम बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मकर रेखा का कितना अक्षांश होता है? तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, याद देखिएगा दक्षिण यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है। कुल 10 देश जो है मकर रेखा पर स्थित हैं। मकर रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर जो है टोटल कुल 10 देश स्थित हैं और वे 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। मकर रेखा पर स्थित 10 देशों में जो हैं 5 आपके अफ्रीका के देश हैं। तो ये 10 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप महाद्वीप याद रखिए कि 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन 3 महाद्वीपों से होकर जो है आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। और देश कौन कौन से हैं? तो देश देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के आपके 4 देश हैं,
चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया और ब्राज़ील हो गया। इसके बाद अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, तो नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया और मेडागास्कर हो गया। ये अफ्रीका के 5 आपके देश हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंच पोलिनेशिया। तो ये आपके टोटल 10 देश हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से किस देश के समूह से जो है आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा इनमें से किन देशों के समूह से गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है, कोलंबिया हो गया, केन्या हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया। इन देशों के समूह से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है यहाँ पे आपके सामने लिखी गई है, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको भूमध्य रेखा से रिलेटेड याद रखनी है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, विभाजित करती है। इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर के इसको कहा जाता है, तथा यह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पर जो है पूरे दिन मतलब पूरे वर्ष जो है दिन व रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। 3 महाद्वीप आपके एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और दक्षिण अमेरिका हो गया। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये आपके 3 महाद्वीप हैं जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा 13 देश ये कौन कौन से हैं, तो आपके पहले दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं आइए देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं, तो साओ टोमे और प्रिंसिपे हो गया, गैबॉन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया हो गया। तो ये आपके अफ्रीका के देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद एशिया के 3 देश हैं, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती हो गया। तो ये आपके टोटल 13 देश हैं जहाँ से इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। आप इसे याद रखिएगा। 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका हो गए, तथा 3 जल निकाय कौन कौन से जहाँ से यह भूमध्य रेखा गुजरती है, तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर हो गए। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी, जिसको हम जायरेन रिवर के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा को यह 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है। तो ये सारी एडिशनल फैक्ट मैंने बता दिए हैं भूमध्य रेखा से रिलेटेड, इनको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सभी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। ये आपके 4 देश दिए गए हैं। कर्क रेखा का मतलब क्या हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि इक्वेटर से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। तो इससे जो है कौन से देश से नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस देश से होकर नहीं गुजरता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो म्यांमार से यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, लेकिन नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर्क रेखा के बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है, देख लीजिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। यह जो कर्क रेखा है एशिया,
अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है। एशिया जो आपका कर्क रेखा है यह कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है निम्न जलीय क्षेत्रों जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है मिस्र के नासिर झील, मिस्र की जो नासिर झील है वहाँ से भी होकर गुजरती है, और भारत की जो माही झील है इसको 2 बार काटती है। भारत की जो माही रिवर है, माही झील है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि माही रिवर किस राज्य में बहती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तथा कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये भी चीज़ आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी देश आपके सामने लिखे गए हैं। मैक्सिको हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, मारितानिया हो गया, इजिप्ट यानी कि मिस्र हो गया, नाइजर, म्यांमार, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बहामास हो गया, ताइवान हो गया, ओमान हो गया, चौड़ हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया। ये इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि मैंने आपको कल जब मैंने पढ़ाया था भारत का और राजनीतिक भूगोल उसमें बता दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर आपके दिन और रात समान होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात आपके समान होते हैं। भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इसमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी जो भूमध्य रेखा है यह किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको से। मैक्सिको यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिको से जो है आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बाकी केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से जो है आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। और देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 डिग्री 15 डिग्री जो देशांतरी दूरी होती है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो आप इसे याद देखिएगा। 15 डिग्री की जो देशांतरी दूरी होती है यह 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन की बात हो रही है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर। कहाँ से? तो 180 डिग्री देशांतर से होकर जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में लिखा गया है। पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा का जो निर्धारण है सन 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न हुए सम्मेलन में किया गया था। इसके बाद 180 डिग्री देशांतर से अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको 1 दिन घटाना पड़ता है, और जबकि इस रेखा से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 दिन आपको ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। 180 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री जो आपका देशांतर है इसको हम प्रधान या मुत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने के कारण इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रीनविच जो है किस देश में स्थित है? ग्रीनविच जो है किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यूके में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों में स्थानीय समय, मतलब एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में क्या अंतर आता है?
तो एक देशांतर को जब पार करते हैं तो दो स्थानों के स्थानीय समय में आपको 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो अब जितना आप देशांतर आगे चलते जाएंगे उतना आपका समय का डिफरेंस होता जाएगा उन दो स्थानों के बीच में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप एक देशांतर को पार करते हैं तो दो स्थानों के मध्य जो है, दो स्थानों का जो स्थानीय समय होता है वह, उसमें आपको 4 मिनट का गैप, 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सारे एडिशनल फैक्ट आप याद कर लीजिएगा जो लिखे गए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय मानक समय में कितने का अंतर है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय मानक समय में कितने का अंतर है, तो आप याद रखिएगा 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कितने का, तो 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हमारी जो अवस्थिति है ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होने के कारण, आप याद रखिएगा, यह आपका 180 डिग्री मान लीजिए हो गया लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर हो गया। तो इसके पूर्व में हम हैं, इसके पूर्व में अवस्थिति होने के कारण जो है यहाँ हमारा जो समय है भारत का, यह 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका 180 डिग्री देशांतर है, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका 180 डिग्री देशांतर है, इसके जो है पूर्व दिशा की ओर जाने पर जो है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे जो है हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो समय है, तो हमारी अवस्थिति क्या है, तो हमारी जो अवस्थिति है ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होने के कारण हमारा जो समय है 5.5 घंटे आगे इससे रहता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये तीनों रेखाएं जो आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वे सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। विश्व में समय की एकरूपता को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत का समय जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान या मध्य रेखा जो है, ये जो देश है यहाँ से गुजरती है, जैसे यूके हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, घाना हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, अंटार्कटिका हो गया। यहाँ से जो है आपकी प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपकी प्राइम मेरिडियन यानी कि जो मध्याह्न रेखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका जो प्रधान या मध्य रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, यह जो है इन देशों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रधान या मध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है, यह आपकी इन देशों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि अब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती थी इस टॉपिक से जुड़ी हुई, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।